पिछले 20 साल में नहीं बची तो 3 साल में कैसे बच जाएगी। और मैं तो कहना चाहूँगा नूह मेवात के साथ तो धोखा होता है, और कांग्रेस ने भी किया है और बीजेपी ने भी किया है। वहाँ के तो भोले लोग हैं, उनका बावड़ा बनाने का काम किया जाता है। और जो समस्या मैं बता रहा हूँ, इनसे भी गहरी समस्या है। वहाँ पे तो पीने को पानी तक नहीं है। जो वहाँ के बच्चे हैं, एक बार उनके हालात देखें, आपको ऐसा लगेगा कि आज भी गुलाम है। आज उनकी स्थिति ऐसी है कि उनके तन पे कपड़े तक नहीं होते। इतने गरीब परिवार से उन्होंने गरीबी में उनको छोड़ दिया है। मैं तो कहना चाहूँगा, अगर पार्टी को यहाँ को कोई व्यक्ति देना था कांग्रेस को, तो यहाँ के जो युवा साथी हैं उनके साथ रहते हैं, वर्धन जी को दे देते, उनकी टिकट काट दी। अनुभव वाले को देने तो कप्तान साहब को दे देते। ऐसे बीजेपी ने करा है। अगर वो अच्छे व्यक्ति को टिकट देते तो शायद मेरे को आज आगे आने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं बैठ भी जाता। राव नरबीर जी को टिकट दे देते, अच्छे व्यक्ति हैं, कभी मिलना हो मिल लेते हैं, सुख दुख के लिए आते हैं, हर जगह खड़े मिलते हैं, ग्रांट भी देते हैं, काम करने की नीयत रखते हैं। लोकसभा चुनाव मतदान के लिए महज कुछ ही दिन बाकी हैं और तमाम प्रत्याशी जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों पर जमकर आरोप लगाते दिखे। प्रेस वार्ता के दौरान राहुल फाजिलपुरिया ने कहा कि उनका बीजेपी प्रत्याशी से सवाल है कि आखिर पिछले 20 साल में उन्होंने क्या किया। शिक्षा और चिकित्सा पर काम होता तो लोगों को परेशान ना होना पड़ता। राव इंद्रजीत सिंह पर तंज कसते हुए फाजिलपुरिया ने कहा कि पार्टी कोई भी रही हो, लेकिन नेता तो राजा साहब ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी केवल खोखले वादों की तरह रही, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। मैं तो कहना चाहूंगा कि पहले कांग्रेस पे विश्वास किया, फिर बीजेपी पे लगा कि भाई बीजेपी पे कर लेते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान तो निकला ही नहीं। जो बातें उन्होंने गिनवाते हैं वो ठीक है, मंदिर कहते हैं, मंदिर बनवाए, भाई हमारी आस्था है, हमने भी जोर लगाया है, हम भी बनवाते हैं, हम भी पूरा साथ देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा मंदिर के साथ और भी काम करने चाहिए थे, अपने नेता अच्छे देने चाहिए। यहाँ पे इस लोकसभा के अंदर अगर अच्छे नेता देते तो काम हो सकता था, नीयत होती तो काम होता। उनकी इंटेंशन कभी नहीं रही काम करने की। मैं कहना चाह रहा हूँ, अपने चहितों को अगर ठेकेदारी दी जाएगी, अब कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है, लेकिन जो ठेकेदार है उन पे तो है। आज इको ग्रीन जो ये है अपना कंपनी, साफ सफाई का पूरा ठेका इसके पास है, और कितने साल का एक बार आप देखें। और सफाई के नाम के 500-500 करोड़ रुपए अनाउंस होते हैं। आज आप गाँव की हालत देखिए, जिसको कहते हैं क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, एक बार उस क्लीन सिटी ग्रीन सिटी में घुस के देख लें तो कूड़ों के बड़े बड़े पहाड़ लगे पड़े हैं। पॉल्यूशन के नाम पे इतने गाड़ियां पॉल्यूशन नहीं करी जितने कूड़ों में आग लगा के छोड़ देते हैं, पॉल्यूशन होता है। वहाँ पे 5 सेकंड कोई खड़ा नहीं हो सकता। गाँव के हाल बता रहा हूँ, गाँव चौक चौराहे के। आज ऐसी स्थिति है कि इस पॉल्यूशन से उनको टीबी जैसी, अस्थमा जैसी बीमारी हो रही है। और जो गुड़गांव गिनवाते हैं कि जो हमारा साफ सुथरा गुड़गांव, वो डीएलएफ का एरिया है, बिल्डरों का बनाया हुआ है। वहाँ पे उनकी कंपनियां काम कर रही हैं, सरकार की नहीं कर रही। सरकार का काम देखना है तो एक बार आप गुड़गांव के गाँव में घूम के देखें। आज नालियां भरी पड़ी है, बारिश आने दो, अभी पूरा दिखा दूंगा कि आदमी डूब जाए इतना। आज तो गोड्डे गोड्डे आज भी है, सीवरों के पानी निकले पड़े, घर से निकलते गुमूत्र में पैर धरना पड़ रहा है। ऐसा हाल यहाँ की नगर निगम ने बना दिया है। मैं तो इसको नगर निगम का नाम दे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेशनल मुद्दे में वो 4 मुद्दे गिनवा दे जो उन्होंने पिछले 20 साल में देखे और उन पर काम किया। 2009 के बाद आज तक मेट्रो को एक पिलर आगे खिसका हो, 1 इंच आगे बढ़ा हो। कोई बड़ी सौगात जो कि नेशनल मुद्दे में गिनवाते हो वो बता दे कोई उन्होंने दे दी हो। तो नेशनल कर नहीं सकते, कम से कम जमीनी तौर के तो कर दो। लेकिन वो कह रहे हैं मेट्रो का शिलान्यास तो कर दिया गया है, जल्दी बन जाएगी। ऐसे ही एम्स का कराया था, 15 साल पहले डिफेंस यूनिवर्सिटी का कराया था, 2012 में मेडिकल कॉलेज का कराया था शीतला माता जी के नाम से, गुड़गांव यूनिवर्सिटी का करा था जो 50 एकड़ में समेट के गिरी थी, 550 एकड़ में अनाउंस हुई थी। 8 एकड़ में अस्पताल का कराया था, बादशाहपुर में बनना था। 2016 में तो उसका उद्घाटन भी हो गया, तो बनाना शुरू करो। तो ऐसे ना करें, घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। और उसके लिए अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा, अपनी राजाशाही से बाहर आना पड़ेगा, एक आम व्यक्ति की तरह काम करना पड़ेगा। इसको नौकरी समझ के 8 घंटे की जब काम करा जाएगा, जब कुछ उद्धार हो सकता है। अगर आप लोग अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आएंगे तो हम भैया, हमें इस नरक में नहीं रहना। हम आप लोगों को बिल्कुल इस बार सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहूँगा, जनता ने तो उम्मीद छोड़ रखी है, और जनता तो अब तो सीधी तो गाड़ी बकना शुरू कर दिया। कह रहे हैं कि राजनेताओं के नाम पे तो धब्बा हो। आज तक विश्वास जितना किया है, जितने हमने मजबूती से आप लोगों को जिताने का काम किया है, 20 साल से पूरे समाज ने मिलकर जिताया। धूप में जाके वोट भी मांगी, धूप में जाके वोट भी दी, निस्वार्थ, सिर्फ इसलिए कि हमारी भलाई। राहुल फाजिलपुरिया यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह डाला कि गुरुग्राम से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने गलत लोगों को टिकट दी है। इस दौरान फाजिलपुरिया ने कहा कि बीजेपी से राव नरबीर सिंह को टिकट देनी चाहिए थी, क्योंकि वो लोगों के सुख और दुख में साथ रहते हैं। इसी तरह उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर किसी अनुभवी को टिकट देनी थी तो कैप्टन अजय यादव को टिकट देनी चाहिए थी, उन्हें इस इलाके की जानकारी है। राहुल फाजिलपुरिया यही नहीं रुके, मेवात में रेल की सीटी बजाने वाले राव इंद्रजीत के वादे पर तंज कसते हुए
हुए कहा कि पिछले 20 साल में तो सीटी बजी नहीं तो आगे कैसे बजेगी। फाजिलपुरिया ने कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इलाके के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो यहाँ के नहीं है, इसलिए उन्हें इलाके की समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं है। पिछले 20 साल में नहीं बजी तो 3 साल में कैसे बच जाएगी। और मैं तो कहना चाहूँगा नूह मेवात के साथ तो धोखा होता है, और कांग्रेस ने भी किया है और बीजेपी ने भी किया है। वहाँ के तो भोले लोग हैं, उनका बावड़ा बनाने का काम किया जाता है। और जो समस्या मैं बता रहा हूँ इनसे भी गहरी समस्या है। वहाँ पे तो पीने को पानी तक नहीं है। जो वहाँ के बच्चे हैं, एक बार उनके हालात देखें, आपको ऐसा लगेगा कि आज भी गुलाम है। आज उनकी स्थिति ऐसी है कि उनके तन पे कपड़े तक नहीं होते। इतने गरीब परिवार से उन्होंने गरीबी में उनको छोड़ दिया है। तो सरकार की नाकामियाँ रही हैं। नूह मेवात के साथ पिछड़ेपन का ही जैसा इन्होंने भेदभाव जैसा काम करने का काम किया। भीड़ है बिल्कुल, वो लोगों को दिखाने के लिए अपने लोगों को लेके आ रहे हैं, अपने बेटे को लेके आए हैं, बच्चों को लेके आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कल को हार गए तो क्या ये हमारी समस्याएं सुनने के लिए, उनका कोई समाधान निकालने के लिए कैसे मदद करें? क्योंकि जो कांग्रेस को, जो राज बब्बर साहब को वोट कर रहे हैं वो तो उनके वोटर हुए। और जब उन्हें हक की बात होगी, कोई उनके मुद्दों की बात होगी, तो क्या सुनने के लिए यहाँ पे अपना घर परिवार लाके बसाएंगे? आज वो पीली टोपी पहनने की बात करते हैं कि हम रेजिमेंट की टोपी पहन के जाएंगे पहले दिन, अगर वो हार गए तो ये संघर्ष तो चलने वाला है लंबा। इस संघर्ष की आवाज़ कैसे उठाएंगे? धरने में बैठने के लिए तैयार है? क्या वो हमारे साथ प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है? क्या हमारे साथ लट खाने के लिए तैयार है? गाँव गाँव अरेंजमेंट की बात करने के लिए तैयार है? थानों में हवालातों में रहने के लिए तैयार है? मुकदमे लगवाने के लिए तैयार है? मैं कहना चाहूँगा वादे उतने करें जितने पूरे कर पाए। यहाँ बहकाने का काम ना करें, बावड़ा ना बनाए। और ये उनको मानना पड़ेगा कि वो बाहर के हैं और वो यहाँ रह के काम नहीं करेंगे। विश्वास कैसे दिलाएंगे कि वो अपना पूरा परिवार लेके आ जाएंगे, जीत भी गए तो, और वो रह के यहाँ काम करेंगे? आज मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी विधानसभा से वो आते हैं? कहीं उनका गाँव हो, घर हो, उनको समस्याओं का पता हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी की बातें हैं। मैं तो कहना चाहूँगा अगर पार्टी को यहाँ को कोई व्यक्ति देना था कांग्रेस को, तो यहाँ के जो युवा साथी हैं उनके साथ रहते हैं, वर्धन जी को दे देते, उनकी टिकट काट दी। अनुभव वाले को देने तो कप्तान साहब को दे देते। ऐसे बीजेपी ने करा है। अगर वो अच्छे व्यक्ति को टिकट देते तो शायद मेरे को आज आगे आने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं बैठ भी जाता। राव नरबीर जी को टिकट दे देते, अच्छे व्यक्ति हैं, कभी मिलना हो मिल लेते हैं, सुख दुख के लिए आते हैं, हर जगह खड़े मिलते हैं, ग्रांट भी देते हैं, काम करने की नीयत रखते हैं। कहना चाहूँगा कि सब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और जैसे कि कह रहे हैं कि भाई हम रेजिमेंट बनवाएंगे। जब सत्ता के अंदर थे जमीनी स्तर पे हमने लट खा ली, जमीनी स्तर पे हमने आवाज़ उठा ली। और जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे थे तो उनका हक बनता था, उनका कर्तव्य बनता था कि उस आवाज़ को मजबूती से रखें। जब नरेंद्र मोदी जी 3-3 बार इस लोकसभा में अपनी रैली करने आए तो मैं बताना चाहूँगा जो रेजिमेंट की कमेटी के लोग थे उनके घर पुलिस भेज दी जाती थी, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता था। आवाज़ उठाने की तो बात छोड़ो, आवाज़ दबाने का काम उन्होंने किया है। आज वो कह रहे हैं हम रेजिमेंट बनवा देंगे। जब सत्ता में रहते हुए आपसे आवाज़ नहीं निकली, इन 2 साल के अंदर जो हमने संघर्ष किया उनको आप वो नहीं दिखा, एक बार भी हौसला बढ़ाने नहीं आए, थानों में फ़ोन नहीं करे कि भाई इनको छोड़ दो, हमारे ऊपर बिना बात पे थाने में बंद रखे गए, तो आज क्या उठाएंगे? ये सिर्फ वोट की राजनीति है, सिर्फ अपने वोट लेने के लिए हमें बावड़ा बनाने का काम किया। राहुल फाजिलपुरिया ने अही रेजिमेंट की आवाज उठाने के मुद्दे पर कहा कि राजा साहब सत्ता में रहकर अही रेजिमेंट की आवाज नहीं उठा पाए, अब चुनाव में वोट पाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राहुल फाजिलपुरिया ने कहा कि मैं लोगों से वोट की बात नहीं करता, मैं बदलाव की बात करता हूं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जनता संसद के दरवाजे तक किसको पहुंचाती है।